राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण। पूर्व की क्लास में हमने राजनीतिक विकास की अवधारणा का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम जो राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में लुसियन पाइन ने अपने ग्रंथ एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इसका प्रतिपादन किया और उसने कहा कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के जो पुराने प्रतिमान हैं उनको नई मांगों के अनुकूल बनाने तथा उनके साथ मिलाने, सामंजस्य बिठाने व मिलाने की प्रक्रिया है। इसके पश्चात हमने पाई के द्वारा राजनीतिक विकास के जो लक्षण बताए थे, समानता, क्षमता, विविधीकरण, इनके बारे में अध्ययन किया। इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, इसके लक्षण और हंटिंगटन द्वारा राजनीतिक विकास के जो चरण बताए गए और इसके पतन के बारे में, पतन के सुझाव इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हुए हमने इसके बारे में अध्ययन किया। आर्गनसी के द्वारा राजनीतिक विकास के स्तर, विकास पंथ की अवधारणाएं, राजनीतिक विकास के संबंध में जो समस्याएं हैं और विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं राजनीतिक विकास के संबंध में, उनके बारे में अध्ययन किया। और फिर अंत में हमने इसके राजनीतिक विकास की प्रकृति जो एक मार्गी और बहुमार्गी है उसके बारे में अध्ययन करते हुए हमने राजनीतिक विकास की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज के जो सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए हैं उन राजनीतिक परिवर्तनों का ही नाम है। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण से क्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले विवेक युक्त संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। तो जो भी परिवर्तन हुए समाजों में वो किस प्रकार से हुआ है? विवेक युक्त संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों का संबंध संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा व्यवहार प्रतिमानों से होता है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, समानता, क्षमता और विविधीकरण होते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के पहलुओं में शहरीकरण, औद्योगिकरण, लोकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, शैक्षणिक संचार, राष्ट्रीय अभियान, प्रवेशन, एकीकरण इत्यादि आते हैं। इसकी लक्षण और विशेषताएं हैं जिनमें पहला आता है राज्य और केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रीकरण या हम कहें प्रवेशन। इसमें राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी मानी जाती है। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण ही है। कारणों में तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियाँ, प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं, संप्रेषण के साधनों का विकास किया जाते हैं। द्वितीय बिंदु में राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन है जिनमें सरकार व जनता का हर स्तर पर संपर्क और सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यों का संपादन आता है। इस कारणों में पहला संचार तकनीकों का विकास और दूसरा प्रशासनिक कर्मियों या नौकरशाही की संख्या में वृद्धि होता है। विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। तृतीय बिंदु में केंद्र और समाज की
बढ़ी हुई अंतःक्रिया है। इस बढ़ी हुई अंतःक्रिया का सही अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति के जो विभिन्न केंद्र होते हैं वो आपस में इतने अधिक अंतःक्रियाशील हो जाते हैं कि दोनों स्तर के केंद्र निरंतर संप्रेषण या संचार माध्यमों से जुड़े रहते हैं। संपर्क बढ़ाने के साधनों में राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, नौकरशाही, निर्वाचन इत्यादि आते हैं। इसकी विशेषता लक्षणों में जो चौथा बिंदु आता है वो है सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। आधुनिकीकरण राजनीतिक समाजों में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक और जाति सत्ताओं का जो स्थान है एक लोककृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के द्वारा ले लिया जाता है। अर्थात परंपरागत राजनीतिक समाजों के सत्ताधारी कालों के मुखिया, राजा महाराजा, धर्मगुरु, पारिवारिक प्रमुख इत्यादि के स्थान धार्मिक, परिवार, जातीय स्तर पर एक लोकीकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक जो सत्ता होती है उसके द्वारा ले लिया जाता है। कार्ल डाइच इसे सामाजिक संचालन कहते हैं। पुराने सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो प्रतिबद्धताओं के पुंज क्षीण होते जाते हैं। व्यक्ति सामाजिकरण और व्यवहार के नए प्रतिमान अपनाने लगता है। हंटिंगटन इसे परंपरागतता से मुक्त कहते हैं। राजनीतिक सत्ता की स्थापना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इसका जो पांचवा बिंदु आता है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण या विशेषीकरण है, जिसमें आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण होना अनिवार्य होता है या अनिवार्य है। केंद्र और परिसर की संपर्कता में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सरकार राजनीतिक क्षेत्र से आगे बढ़कर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का निष्पादन करने लग जाती है। सरकार के कार्यों में वृद्धि राजनीतिक व्यवस्थाओं में पेचीदापन, जटिलता, कार्य का क्षेत्र बेहतर, इसके लिए कार्य दक्षता विशेष ज्ञान के आधार पर संभव होता है, जिसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, निम्न प्रकार से, जिसमें एक संस्थागत विभिन्नीकरण है, दूसरा कार्यात्मक विशेषीकरण। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भूमिका विभिन्नीकरण के रूप में है। विकासशील देशों में विभिन्नीकरण, विशेषीकरण व इन विभिन्नीकरण संस्थाओं के लिए विशेषज्ञ कार्मिकों का अभाव पाया जाता है। इसका जो अगला बिंदु आता है जिसमें राजनीतिक में साधारण की बढ़ी हुई सहभागिता, जिसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थागत और प्रक्रियात्मक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। संस्थाओं, प्रक्रियाओं में जो जनता की सहभागिता है कितनी है उसका भी इसमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक मापदंड है। विकासशील देशों में उदासीन राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है, जबकि सहभागिता के पर्याप्त अवसर व साधन हैं।
सहभागिता वृद्धि हेतु जन परियोजनाएं या कहें कि विभिन्न प्रकार की जन परियोजनाएं आवश्यक हैं। राजनीतिक व्यवस्था में लाभों का वितरण सब वर्गों व समाज के सभी भागों में तभी हो सकता है जब जन समुदाय राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय और उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से उसमें सहभागी बने। सहभागिता राजनीतिक संस्कृति के रूप में भी होती है। अगर जन सहभागिता उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं होगी तो व्यवस्था पर अनुचित तनाव व दबाव बढ़ने लग जाता है। इसके सातवें बिंदु में लोगों का राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ता लगाव है। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों की अभिवृद्धियों में परिवर्तन आना अधिक महत्वपूर्ण या महत्व रखता है। व्यक्तियों की अभिवृद्धियों में परिवर्तन राष्ट्रीय अभिज्ञान, पहचान, क्षेत्रीय व शुद्ध दृष्टिकोणों का त्याग, राष्ट्रीयता का विचार, राज्य व्यवस्थाओं के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, एकीकरण का सूत्र है। इसके अंतिम बिंदु जो व्यापक आधार वाली नौकरशाही है। व्यापक आधार का अर्थ है कि नौकरशाही के कर्मचारियों के सारे समाज में भर्ती होने की केवल प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नहीं हो, अपितु प्रशासन वास्तव में समाज के सभी वर्गों से आ सके इसकी व्यवस्था की जाए। इस प्रकार आज हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में समझने का प्रयास किया, उसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं और उसकी विशेषताओं या लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात इसके आगे के बिंदुओं की ओर हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।